हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजिएशन। आज हम हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो कि आगे का टॉपिक एनहांसमेंट फॉर प्रोडक्शन का है, जो कि हमारे पास होने वाला है कि माइक्रोब्स का कैसे हम लोग हमारे बायोगैस जनरेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, सो माइक्रोब्स इन द एनर्जी जनरेशन के तौर पे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया है कि बायोगैस प्रोडक्शन एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है। ये भी एक बोर्ड्स का अच्छा खासा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें डायग्रामेटिक भी बनाना होता है, डायग्राम्स अच्छे खासे, तो फिर क्वेश्चन पूछने का चांसेस भी इजी होता है। ठीक है, काफी तक ईयर में पूछा गया बायोगैस प्रोडक्शन पे। तो आइए चलिए देखते हैं कि बायोगैस इज अ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ओके, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। अब सर ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन वगैरह क्या है? देखो, हमारे पास जो भी घर के कूड़े कचरे डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह होते हैं ना, जो कि सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वाले की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग माइक्रोब को क्या करते हैं, काफी दिन तक ना इससे डाइजेशन करवाते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं। मतलब सिंपल बात बोला जाए तो माइक्रोब्स के जरिए और ज्यादा सड़ाते हैं। तो इसके सड़ाने से क्या होने वाला है कि सड़ने के वजह से, इसके फर्मेंटेशन की वजह से बहुत सारी कुछ ऐसे गैसेस रिलीज होते हैं ना, जिसको हम लोग फ्लेमेबल तौर पे, मतलब जलाने के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि बायोगैस एक बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल, मतलब बहुत ज्यादा पुराने टाइप का एक ट्रेडिशनल वे है, जो कि एक नॉर्मल तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इसको बार बार बनाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि आगे जाके फ्यूचर में ये कभी खत्म हो जाएगा। ओके, तो बायोगैस के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, जैसे कि अगर मीथेन की बात की जाए, इट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 50 to 60% उस बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है। ओके, 30 to 40% तक का बायोगैस में क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और इवन हाइड्रोजन सल्फाइड भी बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में है, 0 to 3% का। ओके, और भी कुछ ट्रेसेस गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, नाइट्रोजन बन सकता है, एंड हाइड्रोजन वगैरह भी इसके अंदर बन सकते हैं। जो मैंने आपको बायोगैस बोला ना, जो कि फ्लेमेबल, जलाने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, तो उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या, इट इज हाईली फ्लेमेबल, मतलब अच्छा खासा जलाने के लिए तौर पे यूज कर सकते हैं, एंड अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इसको यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। आगे बात की जाए तो क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं इस बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। तो रॉ मटेरियल मैंने आपको पहले ही बोला कि घर के कुछ भी जो ऑर्गेनिक कूड़े कचड़े उसको यूज करेंगे हम लोग। तो यही बात यहाँ पे कि कॉमनली यूज सबस्ट्रेट क्या क्या है यहाँ पे, मतलब क्या क्या चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे प्लांट का वेस्ट हो गया, ठीक है, इट इज द ऑर्गेनिक पार्ट। कोई एनिमल का वेस्ट हो गया, एनिमल का बॉडी वेस्ट हो गया, इट इज एनिमल, इट इज द ऑर्गेनिक पार्ट। कोई डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, हमारे घर का जो भी हमारे पास सब्जी से कूड़ा कचड़ा, फ्रूट से कूड़ा कचड़ा आता है, वो सब हो गए। ओके, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये भी ऑर्गेनिक है। या कोई म्यूनिसिपल वेस्ट है, या कोई फॉरेस्ट्री वेस्ट है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक है, मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। ओके, या इवन अगर बात की जाए यहाँ पे कैटल डंग, मतलब जो गाय का गोबर वगैरह होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है किसके तौर पे, यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन के तौर पे। बिकॉज जो गोबर वगैरह उसके अंदर वो सबसे ज्यादा किस चीज से रिच होता है, इट इज रिच इन सेलुलोज कंटेंट। बिकॉज जो गाय वगैरह होती है, भैंस वगैरह होती है, वो क्या खाती है ज्यादातर, अपना चरती है, अपना क्या, ग्रासेस वगैरह। ग्रासेस बेसिकली कंटेन द प्लांट का सेल वॉल, जिसके अंदर सेलुलोज होता है। तो जो भी काउ डंग होता है, जो भी एनिमल डंग होता है, ठीक है, या कैटल डंग होता है, मतलब जो गोबर वगैरह, उसके अंदर क्या ज्यादा मिलेगा आपको, सेलुलोज का ही कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो सेलुलोज भी क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज को यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए डायग्राम होने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज बायोगैस के प्रोडक्शन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे एक डाइजेस्टर को यूज किया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, जिसको बायोगैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये पूरा जो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, इट इज अ बायोगैस प्लांट। ओके, अब ये बायोगैस प्लांट में क्या क्या आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको डंग वाटर का एरिया दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इनलेट वगैरह है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पिट। ओके, मतलब जो भी हमारा वेस्ट वगैरह होगा ना, उसको प्रॉपर छोटे छोटे पार्ट में पीसेस करके, एकदम बोलते हैं ना, ग्राइंड करके, चॉप करके, उसको पानी के साथ मिक्स करके प्रॉपर उसका एक स्लरी बनाते हैं, एक लिक्विड सेमी सॉलिड जैसा पार्ट बनाते हैं। उसके बाद हम लोग ये चार्ज पिट के अंदर डालते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है, जो कि क्या है, आपका डाइजेस्टर है। ठीक है, ये डाइजेस्टर के अंदर जो भी आप वेस्ट वगैरह डाल रहे हो ना, वो यहाँ से, यहाँ पे जो भी आपने वेस्ट वगैरह कूड़ा कचरा डाला, वो इस पाइप के होते हुए थ्रू कहाँ जाएगा, पूरा डाइजेस्टर की तरफ जाना चालू करेगा। एक बार डाइजेस्टर में ये कूड़ा कचरा यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे माइक्रोब के जरिए क्या हो रहा होगा, डाइजेस्ट हो रहा होगा। और डाइजेस्ट होने के बाद जो भी यहाँ से गैसेस वगैरह बनेंगे, वो गैसेस वगैरह क्या होंगे, ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस होल्डर।
ओके ये गैस होल्डर के अंदर ये गैसेस वगैरह आते जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे गैसेस को एक पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू जो कि आउटपुट सिस्टम होगा इसके जरिए हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे। ओके और यहाँ पे जो बचा कुछ अगर कुछ हमारे पास हमने जो वेस्ट वगैरह डाला है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ते 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 बहुत ऊपर आ गया, ठीक है, जो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे कंटिन्यूस स्लज के तौर पे यहाँ पे इकट्ठा होते जाता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट में यही हमारे पास कि पहला हमारे पास डाइजेस्टर है। डाइजेस्टर आप लोग एक सिलेंड्रिकल टैंक भी डाल सकते हो या तो आप क्या कर सकते हो कंक्रीट का या बोल सकते हैं हम लोग ब्रिक्स से एक प्रॉपर टैंक को बना सकते हैं, ठीक है, जो पत्थरे वगैरह से हम लोग टैंक वगैरह बना सकते हैं। तो इतना समझना है कि जमीन के अंदर कम से कम 10 से लेके 15 फीट तक का हमको एक प्रॉपर टैंक का सिस्टम बनाना है। अब इधर आप कॉन्क्रीट से बनाओ, यहाँ पे आपको बोला गया है कि इट कैन बी मेड अप ऑफ अ कॉन्क्रीट, इट कैन बी मेड अप ऑफ अ ब्रिक्स, ठीक है, कि हमने पत्थरों से बनाया या तो ये सीमेंट का बना या तो एक स्टील का ही हमने क्या कर दिया सिलेंडर फिट कर दिया है, ठीक है, जो कि हम लोग सॉइल के अंदर दफना देंगे, बरीड कर देंगे, जो कि 10 से 15 फीट नीचे तक का होगा, जो कि बायो वेस्ट वगैरह लेगा और स्लरी लेगा किसकी, डंग की, ठीक है, काऊ डंग वगैरह की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सारी चीज को मिक्स करके प्रॉपर तरीके से डालेंगे और उसके बाद वो डाइजेस्टर के अंदर जाता है और फिर वहां पे उसका डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। देन यहाँ पे क्या है हमारे पास एक गैस होल्डर था जो मैंने आपको बोला कि एक सिलेंड्रिकल टैंक होगा जो कि डाइजेस्टर के ऊपर ही दिख रहा है आपको, ये जो पूरा पार्ट है आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, ये पूरा पार्ट, तो ये पूरा पार्ट आपका सिलेंडर का एरिया जो किधर प्रेजेंट है प्रॉपर डाइजेस्टर के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टर के ऊपर रख के यहाँ से जो भी बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा था उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल टैंक अबोव द डाइजेस्टर जो कलेक्ट करेगा बायोगैसेस को, देयर इज अ चार्ज पिट एरिया, ये पूरा हमारे पास ये जो पूरा पार्ट था ये कौन सा एरिया हमारे पास, ये चार्ज पिट का एरिया है। तो चार्ज पिट में क्या है, ये एक साइड ओपनिंग होती है जिसके अंदर हम लोग रॉ मटेरियल को फीड करते हैं, जैसे कि हम लोग कैटल डंग लेंगे उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा स्लरी बनाएंगे, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह लेंगे वो भी सब क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर पुट कर सकते हैं और वो बहते हुए पूरा कहाँ जाता है डाइजेस्टर के अंदर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे बोला गया आपको IARI जो कि इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनकी बात की जाए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एंड कमीशन है जिसको KVIC बोलते हैं, इन दोनों ने मिलकर काफी हद तक क्या किसको डेवलपमेंट किया है, बायोगैस प्रोडक्शन किया है इंडिया के अंदर। ये दोनों ने काफी हद तक का ऐसे बायोगैस प्लांट बनाया जिसके अंदर क्या होता है डाइजेशन होता है और बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ओके इसी के साथ हमारे पे कुछ स्टेजेस है कि जिसके अंदर एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है, वो जो डाइजेस्टर है ना, अब उसके अंदर क्या क्या होता है हम थोड़ा उसको एक केमिकल फॉर्मूला के बेसिस से समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस होने वाला है दी हाइड्रोलिसिस नोन एज अ सोल्युबलाइजेशन। तो इसके अंदर सोल्युबलाइजेशन या हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल कैटल डंग के तौर पे हमने मिक्स किया था जिसको हमने वाटर के साथ डाल के इक्वल प्रोपोर्शन में हमने क्या बनाया था, स्लरी बनाया था, वही मैंने आपको बोला कैटल डंग लेना है, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह लेना है, पानी के साथ डाल के एक उसको ऐसा सेमी सॉलिड स्लरी यानी कि थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बनाने का, ठीक है, ताकि वो पूरा बहते हुए किसके अंदर आ जाए हमारे पास डाइजेस्टर में आ जाए। तो यहाँ पे हमने इस चीज को बनाया, यहाँ पे एनारोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया जैसे कि क्या क्या दो हम लोग ऐसे बैक्टीरिया लेने वाले जो कि एनारोबिक होंगे, मतलब विदाउट ऑक्सीजन इन लोग डाइजेस्टर के अंदर, बिकॉज आपको ही समझ में आ रहा है डाइजेस्टर इतना अंदर है यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से हमारे पास है, नाम ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द क्लॉस्ट्राइडियम एंड द सुडोमोनास, ठीक है, ये दो ऐसे बैक्टीरिया होने वाले जो कि एनारोबिक डाइजेस्टर है, बायोगैस प्लांट के अंदर यूज होते हैं फॉर द MSCD के लिए। ये चीज याद रखो कि कौन कौन से दो हमारे पास है, वन इज द क्लॉस्ट्राइडियम एंड द सेकंड इज द सुडोमोनास। ये क्या करेंगे, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हाइड्रोलाइज करने का काम करेंगे। जैसे कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट हो सकता था, खाना है, खाने के अंदर कहीं ना कहीं तो कार्बोहाइड्रेट होगा ही, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, खाना नहीं मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल था ऑर्गेनिक का उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन्स वगैरह होंगे तो उनकी सबसे छोटे यूनिट अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिपिड्स वगैरह होंगे तो उनके सबसे छोटे यूनिट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम एंड सुडोमोनास कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में हाइड्रोलाइज करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। ओके उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रोसेस चलने वाला है इज द एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में क्या होने वाला है कि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे द फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव मतलब क्या कि एक ऐसे बैक्टीरिया होने वाले जिनको ऑक्सीजन दोगे तो भी सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन नहीं दोगे तो भी सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों है, फैकल्टेटिव मतलब कंपलसरी नहीं है, दोनों पे ये सर्वाइव कर सकता है। तो फैकल्टेटिव एनारोब यहाँ पे बात कर सकते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट मतलब होता है कंपलसरी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करेगा, ये ऐसा बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन देगा तो मर जाएगा ये। तो यहाँ पे वही बात है कि ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया को यूज करके हम लोग एसिडोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये कन्वर्ट करते सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को और भी छोटे पार्ट में। जैसे हमारे पास कौन कौन से सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंपल शुगर आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अमीनो एसिड्स आ गए थे, यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड्स आ गए थे। तो ये सारी चीज को ये जो भी हमारे पास प्रोसेस में बने, अब इसको हम लोग आगे फर्दर बनाते किसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं, एसिडोजेनेसिस के अंदर। एसिडोजेनेसिस के अंदर इनको और ज्यादा कन्वर्ट किया जाएगा। किस चीजों में कन्वर्ट किया जा रहा है, इनटू द फॉर्मिक एसिड, इनटू द एसिडिक एसिड, हाइड्रोजन
एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कभी भी एसिडोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह जैसे कि होने वाले कौन से फैकल्टेटिव एनारोबिक या आइदर ऑब्लिगेट एनारोबिक, ये लोग सिंपल शुगर को या सिंपल वाले कंपाउंड्स को और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे इनटू द फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन गैसेस हो गए हमारे पास, एसिडिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। ओके, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर क्या होने वाला है कि ये सारे प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्रोसेस चलेगा इज द मिथेनोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट प्रोसेस है ये मिथेनोजेनेसिस। नाम में ध्यान होना चाहिए आपको, मिथेनो मतलब यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन होगा, CH4 का फॉर्मेशन होगा, जेनेसिस स्टैंड फॉर द फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का हम लोग यूज करने वाले, वन इज द मिथेनोबैक्टीरियम एंड द मिथेनोकोकस। ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, MSCT वाले लोगों को तो ज्यादा ध्यान रखना है। तो मिथेनोबैक्टीरियम एंड द मिथेनोकोकस ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं जो भी एसिडिक एसिड या एसिडेट था, हाइड्रोजन था और कार्बन डाइऑक्साइड था, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लोग कन्वर्ट करेंगे मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि जो भी सिंपल, पहले तो कॉम्प्लेक्स चीजें थी, कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल में कन्वर्ट हुई, एसिडोजेनेसिस के बाद ये सिंपल चीजें कन्वर्ट हो गई फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये सारी चीजों में। अब इनको फर्दर कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीथेन के अंदर, बिकॉज हमने ये चीज क्या पढ़ा था, मेन चीज आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि जो भी हमारे पास बायोगैस होते हैं उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक मेन कंपोनेंट है। तो ये दोनों का तो प्रोडक्शन होना चाहिए ना फाइनली, तो इसलिए हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट बनने वाला था मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे चीजें ही बनने वाली है। ओके, तो यहाँ पे की रिएक्शन क्या चलने वाला है, जैसे कि हमारे पास इट इज एसिडिक एसिड, ये फॉर्मूला किसका है, एसिडिक एसिड का है, CH3COH। ओके, इसको कन्वर्ट किया जाता है मीथेन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ओके, विद द हेल्प ऑफ मिथेनोबैक्टीरियम एंड द मिथेनोकोकस, ये दोनों कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, HCOOH। यहाँ पे बात की जाए, ये फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वगैरह में। मतलब फाइनल प्रोडक्ट तो हमारे पास मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आना ही आना है। ओके, इसको कौन कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, मिथेनोबैक्टीरियम एंड द मिथेनोकोकस। ओके, देन यहाँ पे अगर कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और हमारे पास हाइड्रोजन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मीथेन में और वाटर में। मतलब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हो जाता है। ओके, एंड द लास्ट स्लाइड जो हमको बताना चाहते हैं कि क्या बेनिफिट है हमारे पास बायोगैसेस के। तो पहली बात भाई, ये काफी सस्ता है, कुछ खर्चा लगा क्या, एक डाइजेस्टर बनाने का खर्चा लगा, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ खर्चा ही नहीं लगा। बाकी सारे कूड़े कचड़े, कैटल के डंग हो गए, गोबर वगैरह से हम बना दे रहे, मतलब खर्चा ही नहीं, चीप है, काफी ज्यादा सस्ता है, सेफ तरीका है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग अच्छा खासा वेस्ट को कंप्लीट तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब बार बार जनरेट किया जा सकता है ये एनर्जी को। ओके, आगे बात की जाए, इजी टू जनरेट था, कोई काम नहीं करना था, डाल दिया उठा के, सब अपने आप सब काम हो रहा है, बैक्टीरिया वगैरह कन्वर्ट वगैरह कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग इसको स्टोर भी कर सकते हैं इन गैसेस को, और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इवन, मतलब काफी हद तक का अपने लिए बेनिफिटेड है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो हम लोग डोमेस्टिक लाइटिंग एंड कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल एरिया, मतलब बहुत बड़ा ऐसा जलाने के लिए नहीं, जैसे डोमेस्टिक एरिया, छोटे मोटे एरिया में हम लोग थोड़ा बहुत कोई लाइटनिंग के लिए, मतलब जलाने वाला कोई चीजों के लिए, या कभी कभी कुकिंग करने के लिए अगर जो आग लगती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं बायोगैस। ठीक है, स्ट्रीट लाइट वगैरह बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे हमारे पास लालटेन वगैरह होती है तो उसके अंदर भी बायोगैस वगैरह यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब वो छोटे मोटे इंडस्ट्री पे भी क्या हो सकता है, बायोगैस प्लांट का अच्छा खासा यूज हो सकता है। आगे बात की जाए, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग अ नो स्मोक, ये सबसे बेनिफिट वाला चीज है, बिकॉज बहुत सारे जो फ्लेम्स होते हैं ना उनके अंदर से आप देखोगे ऐसे काले कलर के या सफेद कलर के धुएं निकलते रहेंगे, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ओके, लेकिन ये एक ऐसा बायोगैस हो कि जिसको हम जलाएंगे भी ना तो ब्लू कलर का फ्लेम जलता है, जैसा हमारे पास जो नॉर्मल गैस होता है ना घर पे, बर्नर्स होते हैं जिनके ऊपर चलता है, वैसा ब्लू फ्लेम जलता है, लेकिन इसके अंदर से कोई भी स्मोक वगैरह नहीं निकलेगा। ओके, तो काफी अच्छा खासा बात है। इट इंप्रूव्स द सैनिटेशन इन द सराउंडिंग एरिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। सैनिटेशन मतलब क्या, साफ सफाई बहुत ज्यादा मेंटेन हो जाएगी, बिकॉज कोई कूड़ा कचरा यहाँ फेंकेगा नहीं, नॉर्मल उसको बायोगैस में डालेगा, कोई भी कैटल डंग वगैरह यहाँ पड़े नहीं रहेंगे, उसको भी बायोगैस में यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा क्या कर रहा है, आसपास के एरिया को साफ सफाई कर रहा है, सैनिटेशन मेंटेन कर रहा है। इको फ्रेंडली है कि मतलब अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है, एनवायरमेंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। ओके, कॉजेज द नो पॉल्यूशन और द एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करने वाला है। इवन जो लेफ्ट ओवर स्लज होंगे इसको यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर, मतलब वो जो डाइजेस्टर था ना, यहाँ पे डाइजेस्टर, ये डाइजेशन के अंदर जो भी हमारे पास स्लज वगैरह बाद में इकट्ठा हो रहा था बहुत ज्यादा होके, तो ये स्लज तो है ऑर्गेनिक है ना, कुछ अलग थोड़ी है, सड़ उड़ के ये ऑर्गेनिक पार्ट है। अब ये ऑर्गेनिक पार्ट को हम लोग एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं, सॉइल के इंप्रूवमेंट करने के लिए। मतलब भाई तुम्हारा कूड़ा कचड़ा तो गैस बनाया, अब जो उसका भी कूड़ा कचड़ा वो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हुआ, तो इसके अंदर अगर बात की जाए तो बायोगैस का बहुत ज्यादा कैसा है, बेनिफिट है। ओके, अभी ये सारी चीजें कैसे थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक्स होती है कि बायोगैस प्रोडक्शन की बात की गई है, जिसके अंदर हम लोग हमारे एरिया को, सब चीजों को क्लीनिनेस में बहुत ज्यादा लाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि बोर्ड एग्जाम यहाँ से आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछ ले, क्योंकि सेंसिटिव, नॉलेजेबल, अप्लाइड वाले ऐसे सब टाइप पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो थोड़ा ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए जो
पार्ट होगा, ये एक इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक बायोगैस प्लांट का। ओके, सो होप्स आपको यहाँ तक का समझ में आ गया रहेगा। सो आगे भी इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।